देखिए, वास्तु की अगर बात करें, हमारे पुराने शास्त्रों से ही चला आ रहा है। एक बेसिक साइंस है, ओके। है ना। जो भी स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पर वास्तु काम करने लग जाता है। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा अपना घर भी हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, हमारा शोरूम, मकान, दुकान, कुछ भी जहाँ पर दीवारें उठ गई वहाँ पर वास्तु काम करने लग गया। अगर हम और ज़्यादा सिंपल शब्दों में कहें, वास्तु मतलब वास करना। वास करना, जहाँ पर भी इंसान वास कर रहा है वहाँ पर वास्तु। वास्तु हो गया। एक्चुअल में वास्तु शास्त्र पहले होता ही राजाओं के लिए था। ओके। ये आम व्यक्ति के लिए होता ही नहीं था। इस विद्या को बहुत एक तरीके से कहे कि छुपा के रखा गया था, क्योंकि राजा, उसको ही अधिकार है, सब कुछ उसका अच्छा होना चाहिए। तो उसके जितने महल बनते थे, उसका शयन कक्ष, उसकी रसोई, उसका निजी कमरा, उसकी बैठक, वो सब वास्तु के अनुसार थे। हमारे जितने पुराने मंदिर हैं, वो सारे के सारे पुराने मंदिर भी वास्तु को लेके ही बनते थे। पूरा का पूरा वहाँ वास्तु का युग है। इसलिए आप जितने पुराने मंदिर उठा के देखें, एक से एक रिच है। वो रिच इसलिए है, हम जाते हैं मंदिर, हमें बड़ी शांति मिलती है। जो आजकल के मंदिर है, आपको वो शांति वहाँ नहीं मिलती जितनी आपको पुराने मंदिरों में मिलती है। कारण ये भी है कि वहाँ एनर्जी का फ्लो ऐसा होता है, क्योंकि वास्तु में मेन क्या करना है, एनर्जी फ्लो, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस्ड हो, तो वहाँ पर वो बैलेंस्ड होकर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहती, तो आपको वहाँ जाके अच्छा। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा गणेश जी की मूर्ति होगी, तब आपके जितनी ज़्यादा गणेश जी की मूर्ति होगी, उतनी आपकी सोचने की शक्ति कम, कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। ओके, ठीक है। एक काम और करते हैं, जो लोग घर बनाते हैं वो क्या करते हैं कि सब घर के ऊपर एकदम एंट्रेंस पे गणेश जी लगा देते हैं। मैं उनके लिए जरूर कहना चाहूँगा, गणेश जी हमारे देवता हैं, वो द्वारपाल हैं। ओके। उनको द्वारपाल की तरह यूज मत करिए। जब उनको द्वारपाल बनाया गया था, तब क्या हुआ था, ये हमारे शास्त्र। ट्रू। ठीक है। तो हमें हर चीज को उस हिसाब से देख, हमारे शास्त्र गलत नहीं है। वो हमें हर चीज की प्रेरणा, हर चीज का ज्ञान देते हैं। हम उसमें मॉडर्न चीजें जोड़ के उसको एकदम खराब। राज स्मृति शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र की और हमारे साथ है आचार्य रवि सरदाना जी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन से बात करेंगे कि वास्तु क्या है। फॉर अ ले मैन, वास्तु से हम क्या समझते हैं? देखिए, वास्तु की अगर बात करें, हमारे पुराने शास्त्रों से ही चला आ रहा है। एक बेसिक साइंस है, ओके, है ना। जो भी स्ट्रक्चर बनता है वहाँ पर वास्तु काम करने लग जाता है। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा अपना घर भी हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, हमारा शोरूम, मकान, दुकान, कुछ भी जहाँ पर दीवारें उठ गई वहाँ पर वास्तु काम करने लग गया। अगर हम और ज़्यादा सिंपल शब्दों में कहें, वास्तु मतलब वास करना। वास करना, जहाँ पर भी इंसान वास कर रहा है वहाँ पर वास्तु हो गया। तो जैसे कि हम अगर एक प्लॉट लेते हैं, वास्तु कहाँ से शुरू करना चाहिए? जब उसमें हमने चीज़ें बना ली, एक घर बन गया, एक ऑफिस बन गया, एक स्कूल बन गया, उसके बाद वास्तु शास्त्र का रोल प्ले होता है या पहले से ही शुरू हो जाता है? वास्तु का अगर देखा जाए तो उससे पहले रोल शुरू होता है, यानी कि जब हम वो लैंड खरीद रहे हैं, जब जमीन खरीद रहे हैं। क्योंकि हर जमीन की अपनी ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा हमारे उस काम के लिए सही है कि नहीं, ये हमें चेक करना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कई फैक्ट्री बन जाती हैं, चल नहीं पाती हैं, हमेशा नुकसान होता रहता है। कई बिल्डिंग्स बन गई, बिक नहीं पाती हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं होती उनकी। रीजन क्या होता है कि जिस पर्पस से वो बनी होती है, वो जो वहाँ की जमीन है, वहाँ की जो ऊर्जा है, वहाँ की एनर्जी है, वो उस काम के लिए सही नहीं है, या वहाँ की नेगेटिव एनर्जी ही है। तो जब तक उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो शुरुआत तो एकदम वहीं से बेसिक हो जाती है, जब आप जमीन खरीद रहे हैं उस पर्पस के लिए। तो जब हम ज़मीन खरीदते हैं, क्या हमें अपना वो हॉरोस्कोप भी देखना चाहिए? क्योंकि बहुत बार होता है कि एस्ट्रोलॉजी का भी इम्पैक्ट होता है आपके किसी भी चीज़ में। तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को कंपेयर करके हमें वास्तु उस लैंड का देख के, दोनों को मिला के डिस्कस करके, कंसल्ट करके करना चाहिए,
या एस्ट्रोलॉजी अलग है और वास्तुशास्त्र अलग है? नहीं, जब हम केवल खरीदने की बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारा चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है, वहां पर तो हमें लैंड की एनर्जी देखनी है कि वहां की जो एनर्जी है वो कौन सी है, तमस है, रजस है या सतव है ना। इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो जैसे हम बात करें कि तमस, रजस, सतव। सतव पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि अगर वहां पर आप जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए, वहां पर अगर आप रेजिडेंशियल बनाएंगे अच्छे चलेंगे। वहीं पर अगर आप चाहें कि आप रजस का काम करें, यानी कि कोई फैक्ट्री करें, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करें, तो वहां शायद नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो रजस का काम है वो एक्टिविटी, वहां पर फोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्टिविटी हमेशा होता रहना जरूरी है। वहां पर फायर एलिमेंट ज्यादा होगा। अगर फायर एलिमेंट आपके रेजिडेंशियल एरिया में होगा वो आपको नुकसान देगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होगा वो नुकसान देगा, है ना। तो ये, और तमस कहां पर आपका चाहिए, जहां पर आपकी चीजें स्टेबल हो। लाइक अगर गोडाउन आपको बनाना है, वहां के लिए तमस की लैंड आपको चाहिए, है ना। हालांकि अगर हमारे इंसान की बात करें, हमें तीनों गुण होते हैं, रजस, सतव, तमस, और तीनों बैलेंस्ड होते हैं तभी हम बैलेंस रहते हैं। हमें अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे तमाम व्याधियां, तमाम हमारी बीमारियां आ जाती हैं हमके अंदर, तमाम विकार आ जाते हैं। तो जैसे हमें अपने को बैलेंस करना होता है, वैसे ही हमें लैंड को बैलेंस करना होता है। तो आपका इंटरेस्ट कैसे आया वास्तुशास्त्र में? मेरा इंटरेस्ट आया जब समझिए करीब हो गए 18-20 साल। उस समय मैं बॉम्बे में था, बॉम्बे में पोस्टेड था। वहाँ पर अचानक हमारे ऊपर कई प्रॉब्लम्स आने लग गई। मेरी वाइफ थोड़ा सा शेयर्स में भी इंटरेस्ट लेती थी, तो काफ़ी अच्छे नुकसान हो गए हमें। प्लस एक नए घर में शिफ्ट हुए, वहाँ पर सेकेंड डे इनका एक्सीडेंट हो गया, तो रिस्ट में इनका काफ़ी फ्रैक्चर आ गया। तो लगा कि यार मतलब क्यों ऐसा हुआ। हमने एक वास्तु वाले को दिखाया, उससे अपने कुछ रेमेडीज बताई, बहुत संतुष्ट नहीं हुए। फिर दूसरे को दिखाया, फिर तीसरे को दिखाया, पर जो भी आ रहा था वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें बता रहा था कि ऐसे कर लो। पर जब एक ने बताया, उसमें जो चेंजेस किए, तो उससे हमारी लाइफ में काफ़ी परिवर्तन आ गए। वहाँ से लगा कि अगर इससे लाइफ में इतने परिवर्तन आ सकते हैं, इतने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकते हैं, तो क्यों ना इसको ही एक अपने जीवन में उतारा जाए, इसका ज्ञान प्राप्त किया जाए ऑथेंटिक व्यक्ति से। तो बस वहीं से इसकी शुरुआत हो गई। ओके। तो ऑथेंटिक व्यक्ति की जहाँ तक हम बात करते हैं, सेम आई थिंक अगर जैसे आपने भी कोर्स किया होगा, तो ऑथेंटिक कोर्सेज क्या क्या है, या किसी को अगर इंटरेस्ट है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, या किस एज से इसकी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए? देखिए, एज की तो कोई सीमा ही नहीं होती है। अभी जो हमने कोर्सेज किए उसमें यंगस्टर्स बहुत आए, ठीक है। हमारी एज ग्रुप के कम रहते हैं, यंगस्टर्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अब ये एक कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। जो पहले होता था कि वास्तु नहीं मानते थे, क्योंकि वास्तु साइंटिफिक है, तो यंग जनरेशन भी अट्रैक्ट हो रही है। और खासकर जो अभी लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं, अगर मैं अपने भी बात करूं, तो जो मैंने किया है वो प्योर साइंटिफिक है, उसमें कहीं कोई तुक्केबाजी नहीं चलती है। हमारे इसमें तो 2.5 डिग्री के अंतर पे भी आपकी चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। ओके। 2.5 डिग्री इतना प्रेसियसली काम करते हैं हम लोग उस पर, है ना। तो अब बात आती है कि कहाँ से करें, तो कहाँ के लिए तो देखिए कि आपको गुरु की तो तलाश करनी पड़ेगी। वो ये कह पाना कि आप किससे करो, वो शायद उचित नहीं होगा। मैंने भी ऐसा तो नहीं कि एक से किया। जिस समय जब मैंने शुरू किया था, उस समय जिनसे किया डॉक्टर जितेंद्र भट्ट, वो उस समय नंबर 1 थे। उनको 3 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका था उनकी खोज के ऊपर। उन्होंने पिरामिड्स के ऊपर खोज किया और उसको बेस बना के उन्होंने वास्तु के ऊपर रेमेडीज देते थे। आई थिंक उनको महाआचार्य भी कहते हैं वास्तु फील्ड में, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, तो अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। ओके। है ना। तो इज द जेम ऑफ द पर्सन। तो शुरुआत मेरी वहां से हुई। वो सब करते रहे। मैंने क्या किया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो मैं इसको कर तो नहीं सकता था, पर अपनी लाइफ में अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी लाइफ में उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो रिजल्ट्स आते चले गए, मैं उसमें और डूबता चला गया और पढ़ाइयाँ करता चला गया। और उसके बाद फिर महावास्तु के साथ जुड़ गया। वहाँ पे उनकी जो नई टेक्निक है वो अपना के अब नई टेक्निक से चीज़ें को करते हैं। तो ये जो महावास्तु है, आई थिंक कोई भी जो आर्ट होता है उसके घराने कहिए या अलग अलग तरीके होते हैं।
हर मास्टर एक अलग तरीके से करता है, तो इसमें भी 3-4-5 फील्ड्स हैं, जैसे महावास्तु एक फील्ड है और जो लोग फॉलो करते हैं वो किसी और उसको फॉलो करते होंगे, तो ऐसा कुछ है इसमें? हाँ जी, ऐसा है, अलग अलग तरीके से इसको किया जाता है और ये कई तरीकों का एक तरीका, जैसे अभी मैंने 2 के एग्जांपल दिए। एक आपको उसको जो जितेंद्र सर का था वो पायरा वास्तु का नाम दिया उन्होंने, पायरा वास्तु रिलेटेड टू पिरामिड, तो उन्होंने नाम दे दिया पायरा वास्तु, वो उसी से ही फेमस हुए। ठीक है, अब ये जो डॉक्टर खुशदीप बंसल जी हैं, उन्होंने महावास्तु चलाया, इस पे रिसर्च की। ठीक है, इन्होंने इसको और साइंटिफिक रूप दे दिया। अब ऐसे अगर देखें, बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपनी कोई ना कोई चीज चलाई, पर क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजें लेने लग जाओगे तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। तो मैंने अपने को इन्हीं पे ही सीमित रखा हुआ है, बाकी तो ज्ञान तो अपरंपार है जो जितना भी बिल्कुल। तो इनको अगर हम ऐसे कहें कि ये न्यू एज वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, तो अगर हम पीछे देखें, अब भारत का जो इतिहास रहा है और जिस तरह के हमारे वेद और शास्त्र रहे हैं, तो वास्तु का रेफरेंस उसमें भी है। पहले के ज़माने में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होता था, क्या उसमें भी वास्तु शास्त्र को फॉलो किया जाता था? एक्चुअल में वास्तु शास्त्र पहले होता ही राजाओं के लिए था। ये आम व्यक्ति के लिए होता ही नहीं था। इस विद्या को बहुत एक तरीके से कहे कि छुपा के रखा गया था, क्योंकि राजा, उसको ही अधिकार है, सब कुछ उसका अच्छा होना चाहिए। तो उसके जितने महल बनते थे, उसका शयन कक्ष, उसकी रसोई, उसका निजी कमरा, उसकी बैठक, वो सब वास्तु के अनुसार होते थे। हमारे जितने पुराने मंदिर हैं, वो सारे के सारे पुराने मंदिर भी वास्तु को लेके ही बनते थे। पूरा का पूरा वहां वास्तु का यूज हुआ। इसलिए आप जितने पुराने मंदिर उठा के देखिए, एक से एक रिच है वो रिच इसलिए है, हम जाते हैं मंदिर, हमें बड़ी शांति मिलती है। जो आजकल के मंदिर है, आपको वो शांति वहां नहीं मिलती जितनी आपको पुराने मंदिरों में मिलती है। कारण ये भी है कि वहां एनर्जी का फ्लो ऐसा होता है, क्योंकि वास्तु में मेन क्या करना है, एनर्जी फ्लो, राइट है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस्ड हो। तो वहां पर वो बैलेंस्ड होके पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा रहती, तो आपको वहां जाके अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग। आई थिंक हमारे कुछ मंदिर वैसे भी हैं जो एक ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बने हुए हैं, अगर हम उस तरह से देखें तो आई थिंक बहुत पुराना ये, और इसको हम शास्त्र कहते हैं, तो एक तरह से एक्चुअल में हमारे वेदों से इसका चला रहा है। तो ऋग्वेद में भी इसका दिया गया था कि अच्छा, उसके अलावा जितने, अगर आप महाभारत में बात करें, रामायण में बात करें, जितनी बड़ी चीजें बनी उस समय भी, है ना, वो सब क्या था कि आपका वास्तु से रिलेटेड ही बनाई गई थी, वास्तुकारों ने ही बनाई थी वो। बिना वास्तु के कोई भी महल, कोई भी बड़ा बिल्डिंग, कोई भी मंदिर नहीं बना कर। तो इवन अगर हम आज की बात करें, एकदम लेटेस्ट की बात करें, जो हमारे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो भी वास्तु से ही हो रहा है। अच्छा, मतलब वो सब चीज, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरे सर उस पे वास्तु करें। इट इज ऑथेंटिक, इट इज डॉक्यूमेंटेड। वाह। तो इंडिया तो चलिए हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि वास्तुशास्त्र हमेशा से चला रहा है। बाहर के भी देश हैं जो वास्तुशास्त्र को फॉलो करते हैं, या उनका जिस तरह से कंस्ट्रक्शन है वो भी वास्तु के हिसाब से, बिकॉज इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्रीज। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंडिया डेवलप कर रहा है और करता जा रहा है। कब डेवलप्ड की श्रेणी में आएगा वो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई। बट अगर हम अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, यूरोप की बात करें, तो ये सारे देश काफ़ी प्रॉस्परस है। इनकी पॉपुलेशन भले कम हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज दे आर वे अहेड। तो ये भी क्या वास्तुशास्त्र को फॉलो करते हैं, और अगर करते हैं तो किस नाम से करते हैं, या हमारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, क्या है उसके पीछे का राज? देखिए, क्या है कि साइंस तो एक ही है, है ना, नाम उसको कोई भी दे सकते हैं। अभी मैंने आपको एनर्जी की बात की थी, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। जब हम जापानीज पे आ जाते हैं, चाइनीज पे आ जाते हैं, तो यिंग और यांग बोल दिया जाता है। यिंग नेगेटिव हो गई, यांग पॉजिटिव हो गई, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो फेंग शुई के नाम से वास्तु जाना जाता है। फॉलो वो भी वही करते हैं, एनर्जी के फ्लो को वो भी कंट्रोल करते हैं, उनको भी देखना होता है। आप अगर फेंग शुई के जितने भी रेमेडीज अगर करें, तो उनका एक मेन उद्देश्य रहता है कि हाउ टू बैलेंस द एनर्जी, है ना। तो उद्देश्य सबका एक ही है, नाम अलग अलग दे दिया गया। पर अगर बात करें कि ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुई है, ओरिजिन तो इंडिया ही है। क्योंकि वेदों से पुराना कुछ भी नहीं है सृष्टि में।
और ये इसका जिक्र वेदों से चला आ रहा है, तो इससे पुराना तो कुछ भी नहीं है, उससे ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। आजकल हर वेस्टर्न कंट्री जो है, अगर आप देखें जो बड़ी वेस्टर्न कंट्री जैसे वहां पर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो फेंग शुई एक्सपर्ट्स को अपने पेरोल पे लेते हैं, उनके पेरोल पे रहते हैं, क्योंकि उनकी हर चीज उनके कैलकुलेशन के हिसाब से होती है। आई थिंक इंडिया में भी एक दौर चला था जब फेंग शुई काफी ज्यादा मार्केट में आना शुरू हुआ था। आई थिंक हम लोग छोटे थे तो वो लाफिंग बुद्धा के स्टैचूज, टर्टल, फ्रॉग, इस तरह की बहुत सारी चीजें आर्चीज के शॉप्स वगैरह में मिलना शुरू हो गई थी, और हमने फिर फेंग शुई को समझना शुरू किया। हम वास्तु शास्त्र की जगह फेंग शुई करने लगे, और अब आई थिंक फिर एक वो दौर आया है कि अब हर चीज वास्तु डिपेंडेंट है, लोग वास्तु कंसल्टेंट हायर करते हैं। तो आपका रोल कब शुरू होता है? नॉर्मली लोग आपके पास कब आते हैं? प्रॉब्लम लेके आते हैं या प्रॉब्लम ना हो वहां से शुरुआत करते हैं? देखिए, आइडियल स्थिति तो वही है कि प्रॉब्लम ना हो वहां से आए, है ना। जैसे कि अभी शुरू में ही हम लोगों ने बात की कि जब लैंड परचेज कर रहे हैं या आप घर बनाने जा रहे हैं वहां से आए। पर नॉर्मली होता क्या है कि जब आदमी के ऊपर प्रॉब्लम आने लगती है तब वो आता है। पहले तो वो यही सोचने लगता है कि साहब उसकी कुछ कमियां हो रही होंगी, है ना, उसने कुछ गलत किया होगा, लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं। पर वो लोग गलत क्यों कर रहे हैं वो उसकी तह तक नहीं जाता। पर जब उसकी प्रॉब्लम एकदम बढ़ जाती है तब वो हम में से किसी व्यक्ति के पास आता है। अब फिर वही डिपेंड करता है कि वो कितने ऑथेंटिक बंदे के पास गया है ना, क्योंकि हर फील्ड में सब तरीके के लोग मौजूद हैं, है ना। हर एक की नॉलेज कितनी है ये डिपेंड करता है कि वो कितनी नॉलेज वाले के पास गया, है ना, कि उसको सही नॉलेज है भी कि नहीं है। पर एक बात तो है कि अगर वो सही व्यक्ति के पास गया है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो प्रॉब्लम खत्म होने में कितना टाइम लगता है? अगर जैसे आप हमारे पास आए, हमने बताया कि हमारे फाइनेंसेस सही नहीं चल रहे हैं, तो आप जो रेमेडीज बताएंगे वो रेमेडीज कब तक इफेक्टिव होगी, या कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है वास्तु करेक्शन के बाद? इसके कई स्टेजेस हैं। ठीक है, एक हम नॉर्मल बात करें कि जैसे हम आपके ऑफिस में बैठे हैं, आपके स्टूडियो में बैठे हैं, मान लीजिए कि आपका काम अच्छा नहीं चल रहा, फाइनेंसेस अच्छे नहीं आ रहे, आपको कनेक्शन अच्छे नहीं मिल रहे। आपने कहा कि सर आके देखिए हमारा वास्तु। तो जब हमने इसका वास्तु देखा, इसमें जो भी करेक्शंस बताए आपको वो आपने करेक्शंस करा दिए। अब हम नॉर्मल उम्मीद करते हैं कि फ्रॉम 21 डेज टू 90 डेज फर्क आ जाता है। ठीक है, पर 90 डेज में अगर फर्क नहीं आया हम फिर से विजिट करते हैं। दो मकसद, एक मकसद ये रहता है कि क्या जो हमने आपको चेंजेस बताए थे, जो एडवाइस दी थी, वो आपने पूरी फॉलो की कि नहीं की। दूसरा, अगर फॉलो की अब क्या रह गया। ठीक है, एक आपने पीछे बात की थी कि आपका चार्ट देखना होता है। यहां पर फिर हमारा आ जाता है एस्ट्रो वास्तु। आपके चार्ट से देखते हैं उस स्टेज पे भी। हालांकि हम लोग अब तो पहले भी देखने लगे कि वाई टू टेक चांस, अगर कोई आ रहा है प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो उसकी एक बार में ही प्रॉब्लम जितनी हम सॉल्व कर सके। पर एस्ट्रो वास्तु में फिर आपको जो हमने सजेशन दिए हैं इंप्लीमेंट करनी अपनी लाइफ में, आप वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको रिव्यू किया जाता है। पर ऐसा होता नहीं है कि आपने वास्तु कराया और चेंजेस ना आए। ऐसा होता नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यूजुअली आप प्रॉब्लम्स बताते हैं, मतलब आप अगर क्लाइंट के पास गए हैं और आपने ये जगह देखी तो क्या आपको समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, या आप क्लाइंट को बताने का मौका देते हैं कि आप हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअल में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या उम्मीद से जाते हैं डॉक्टर आपको देख के बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है? नहीं, बताते हैं अपने प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम बताते हैं। लाइकवाइज हम लोग आपके स्पेस के डॉक्टर हैं, है ना। आपको हर चीज हमें शेयर करनी होती है, ठीक है। पर यह सही है कि जब आप शेयर कर रहे होते हैं हमें प्रॉब्लम्स दिख जाते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, जो आप लोग हमें प्रॉब्लम बताते हैं हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन। जैसे कि पुलिस में भी आता है FIR, हम उसको FIR बोलते हैं कि जो आपकी FIR है वो FIR जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जो यहाँ पर हमने रीड किया उससे वो टैली होना चाहिए 100%। अगर आपने कहा कि साहब आपको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, आपको स्पोर्ट अलग चीज हो गया, कनेक्शन अलग। मान लो कि आपको कनेक्शन नहीं मिल रहा, आपका नॉर्थ में प्रॉब्लम होगी, है ना। आपको किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा, चाहे गवर्नमेंट बॉडी कह लीजिए या आपके अपने
सपोर्ट सिस्टम है वो फेल हो रहा है, आपका नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होगी। सब कुछ अच्छा चल रहा है, कैश जनरेट नहीं हो रहा, आपके साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी। तो जो जो आप बोलोगे हम उसको डायरी पे लिखते जाते हैं और सब का सब वहीं पर ही दिखाई दे जाता है कि ये प्रॉब्लम। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत बार होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी होता है कि आप जाते हैं किसी को अपना हाथ दिखाते हैं या आप किसी को बुलाते हैं तो वो आपसे पूछता नहीं है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, वो खुद ही बता देते हैं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और तब आपको फिर लगता है कि अच्छा इसने मेरे बिना बताए बता दिया ये सारी बातें, तो मतलब ये जेन्युइन है, इसको सारी चीजें पता है। यही ये जो आप कह रहे हो यही उसमें है। लोग अपने को प्रूव करने के चक्कर में कि हम बहुत ऑथेंटिक हैं, राइट, आपने देखो नहीं बताया तब भी हम बता रहे हैं आपको, पर हमें गुरु ने ऐसा नहीं सिखाया ओके कि आप आगे बढ़ के करिए, क्योंकि आप अपनी पेन हमें बताइए, है ना। जब तक आप अपनी पेन नहीं बताएंगे हम सॉल्यूशन नहीं देना चाहेंगे। आप उसको एक्सप्रेस करिए और जितना आप बोलते जाएंगे आपके जो जो मुंह से निकलता जाएगा वो सब प्रॉब्लम वहां दिखने लग जाएंगी। हमें अपने को प्रूव नहीं करना है कि हम ऑथेंटिक है। राइट, अगर हम पे विश्वास है तो आप आइए, नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं, पर हम इससे आपको पहले कुछ नहीं बताने लगे। हाँ, ये कई बार होता है कि जैसे हम कहीं पर किसी के साथ बैठे हुए, उसने कहा मेरे साथ तो ऐसा बड़े प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम उसको कह देते हैं अपने घर में या ऑफिस में, देखिए वहां पर आपका ऐसा हो सकता है, आपने वहां पर ब्लू कलर ज्यादा होगा, ओके, वहां हो सकता है आपने वॉशिंग मशीन रखी हुई हो, उसको आप हटा दीजिए, ये हम लोग बता देते हैं। पर कोई आए और उसको हम रिकॉर्ड की तरह बोलना शुरू कर दें, दैट वी डोंट। तो वास्तु सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के चेंज करने से चीज़ें ठीक हो सकती है, या अगर हम फ्लोर प्लान की बात करें कि फ्लोर प्लान पे ही सारी चीज़ें बनी होती है, तो क्या आप लोग फ्लोर प्लान भी कंसल्ट करते हैं, देखते हैं और उसके बाद प्रॉपर रेमेडीज बताते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर करने से चीज़ें ठीक हो जाती है? सारी चीज़ तो फ्लोर प्लान पे ही है। ओके, ठीक है। इसमें हम लोग बड़े उसको अलग अलग हिस्से में बांट लिए, जैसे हम लोग शॉर्ट में उसको बोल देते हैं AOU। AOU, A मतलब एक्टिविटी, ओके, O मतलब ऑब्जेक्ट एंड U मीन्स यूटिलिटी। कि वहां पर जो पहला A है वहां पर एक्टिविटी क्या हो रही है। आप वहां पर सोते हैं, पढ़ते हैं, खाना बनाते हैं, वहां पर वॉशरूम में आपका क्या एक्टिविटी हो रही है ना। ओ ऑब्जेक्ट्स आपने क्या क्या रखे हुए हैं, वहां पर आपका बेड आया हुआ है, वहां पर वॉशिंग मशीन आई हुई है, मिक्सी आई हुई है, गैस चूल्हा आया हुआ है, स्टडी टेबल आई हुई है, क्या है वहां पर, कंप्यूटर है, आपका जनरेटर है, क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है वहां पर। यूटिलिटी, आप उस स्पेस को यूज कैसे कर रहे हैं, है ना। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन प्लस अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़े, बिना फ्लोर प्लान के तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां पर ही वो एनर्जी, आपने एक बेडरूम बनाया, वो बेडरूम वहां पर सही है कि नहीं वो फ्लोर प्लान से ही पता चलेगा। जो आपका बेड रखा हुआ है वो सही जगह पर है कि नहीं वो आपके फ्लोर प्लान से। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, जब मेरे को कोई कंसल्ट करता है तो मैं अपना आर्किटेक्ट भेजता हूँ वहां का ड्राइंग बनाने के लिए। अच्छा, आपके पास लेटेस्ट अगर है भी तब भी मैं उसको नहीं मानता। नहीं मानता मतलब मैं फॉलो इसलिए नहीं करता कि अगर 2 डिग्री 2.5 डिग्री का भी अंतर है तो हमारे रिजल्ट्स में अंतर आ जाएगा। एंड आई थिंक आपका आर्किटेक्ट फिर वो प्रॉपर आपको उसमें बताता होगा कि टेबल कहाँ है, बेड कहाँ है, चेयर कहाँ है, वॉशिंग मशीन कहाँ है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल फ्लोर प्लान पे तो ऐसे दिखेगा कि यहाँ बालकनी है, यहाँ मास्टर बेडरूम है, यहाँ, बट वो मास्टर बेडरूम किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, कभी कभी बड़ा स्पेस होता है, मास्टर बेडरूम यूज़ नहीं करके उसको कुछ और में भी लिविंग रूम में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लेइंग एरिया बना देते हैं बच्चों का, या वो रूम बच्चों को दे देते हैं ताकि 2 बेड्स उसमें आ जाए और दोनों बच्चे तो ये चीज़ें वो बना के देता है। प्लस उसको इंस्ट्रक्शंस है कि वो हमें कलर्स वहाँ पर कौन कौन से ये भी देगा, यूज़ हो रहा है। ओके, जैसे कि अगर नॉर्थ में आपका ब्लू शेड होना चाहिए, ब्लू नहीं, अगर रेड है आप कुछ कर लोगे, अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी आपके पास। तो ये छोटी छोटी चीजें जब वो हमें देता है, अब हम उसके ऊपर काम करते हैं, अपना उसको एनालाइज करते हैं, फिर सजेस्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो एक तो हुआ कि इंडिपेंडेंट होम्स है तो वो हर का अलग होगा, उसके जो वास्तु के रिजल्ट्स हैं उसके अलग होंगे। जैसे आपने बताया कि पहले के टाइम में राजा महाराजाओं के लिए ये यूज़ किया जाता था, और वो क्योंकि प्रजा को कंट्रोल करते थे और वो चाहते थे कि सब चीज़ उनका अच्छा हो, तो ये साइंस उन्हीं के लिए लिमिटेड हो। बट आज के टाइम में क्या होता है कि अब बिल्डर्स आ गए हैं, प्राइवेट बिल्डर्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डर्स हैं, अपने अपने लेवल पे हर कोई किसी ना किसी तरह का वास्तुशास्त्र करता है।
अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो एक तरह से फ्लोर प्लान तो मोर और लेस सबका एक ही है, बट 15 माले की बिल्डिंग है, राइट, हर फ्लोर पे अलग अलग फैमिलीज रह रही है, बट सबकी प्रॉस्पेरिटी लेवल, एजुकेशन लेवल सब वेरी करता है। किसी को बहुत सक्सेस मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को नहीं है, हेल्थ इश्यूज है। तो बिल्डिंग तो एक ही है, स्ट्रक्चर भी एक ही है, तो इसमें कैसे वास्तु का रोल प्ले होता है? सही सवाल है, और ये कई लोगों के जहन में रहता है सवाल कि साहब ऊपर नीचे तो एक ही है, तो सेम क्यों नहीं आ रहा। अब भी हमारे जो हमने बात की AOU है ना, AOU सेम नहीं होगा। हाँ, एक्टिविटी यूटिलिटी, ना तो उन्होंने वहां पर एक्टिविटी सेम कर रहे होंगे, ना ऑब्जेक्ट सेम रखे होंगे, ना यूटिलिटी सेम होगी। तीसरा, कलर कॉम्बिनेशन, उन्होंने कलर्स कौन से यूज किए, ओके, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो हमने अभी पहले बात की थी एस्ट्रो वास्तु, ये तो सबका डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल। हर एक का चार्ट अलग हो गया, तो हर एक का वहां पर वास्तु का, क्योंकि इवन घर में 4 जने हैं, फिर हमें चारों का देखना पड़ता है। वी हैव टू मेक इट बैलेंस। अगर जो मेन अर्निंग मेंबर है केवल हमने उसी का देख लिया तो वो दूसरों के लिए नेगेटिव हो सकता है ना, तो इसलिए उसको बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। तो भले ही वो स्ट्रक्चर सेम हो जाता है, पर क्योंकि वहां पर AOU यानी कि एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट और यूटिलिटी तीनों अलग अलग है, प्लस हर एक का एस्ट्रो चार्ट अलग है, तो एस्ट्रो वास्तु वहां पर डिफरेंट आ जाता है, प्लस जो कलर कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो जाता है, तो रिजल्ट सबके डिफरेंट आने लगते हैं। इंटरेस्टिंग। इसमें एक चीज़ और होती है, अपार्टमेंट्स में जनरली ये देखा गया कि 13th फ्लोर या 13 नंबर जो है उसके अपार्टमेंट्स नहीं होते, या तो 12A 12B कर देंगे, या 13 फ्लोर लिफ्ट से लेके सब जगह से एग्जिट ही हो जाएगा, 12 के बाद सीधे 14 हो जाता है। तो ये जो नंबर 13 का जो मिस्ट्री है, इसको वास्तुशास्त्र कैसे देखता है? एक्चुअली में हमारे वास्तुशास्त्र में तो 13 का ऐसा कोई नेगेटिव रोल नहीं है। ओके, ठीक है, अगर हम 13 का करें 3+1 आ जाता है 4 हो गया, है ना, तो 4 हमारे यहाँ का ठीक है, कई बार दिक्कत देता है, पर 13 जो ओमेन माना जाता है ये वेस्टर्न कल्चर का है। अच्छा, अब हम लोग तो बहुत ही प्रभावित रहते हैं हमेशा वेस्टर्न कल्चर से कि वहां पे जो हो रहा है वो ज्यादा ठीक है, तो हमें लगता है कि वो लोग फॉलो करते हैं कि 13 ओमेन है, 13 खराब होता है, तो इसलिए अदरवाइज इसका कहीं कोई इल इफेक्ट नहीं है। इंडियन सिस्टम में 13 का इंडियन वैसा सिस्टम में कहीं कोई है नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज का है, वेस्टर्न से आया है और हम लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं ब्लाइंडली, दैट्स ऑल। ओके, सो आपने एस्ट्रो वास्तु की बात कही, तो जो वास्तु कंसल्टेंट होते हैं क्या वो एस्ट्रोलॉजी में भी पारंगत होते हैं, उनको वो पता होता है, या ड्यूरिंग योर कोर्स आपको ये कोर्स भी सिखाया जाता है, या आप किसी को हायर करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखने के लिए? अब आपने ये सवाल क्या किया कि जो वास्तु करते हैं उनको ये जानकारी होती है, कि बहुत जेनरिक क्वेश्चन हो गया। अब कौन वास्तु वाला क्या पढ़ाई किए हुए, क्या नॉलेज ली हुई है, कह नहीं सकते, पर जो हमने पढ़ाई की, हमें साथ में वास्तु भी कराया गया, क्योंकि अगर हम एस्ट्रो वास्तु चेक नहीं करते हैं तो वो इनकम्प्लीट हो जाता है ना, इट हैज टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। अब कौन कितना, जैसे हम लोगों ने शुरू में बात की कि साहब द पर्सन शुड बी ऑथेंटिक, उसमें कितनी अथॉरिटी है ना, कितनी ऑथेंटिसिटी से कोई काम कर रहा है, वो उसकी एक्सपीरियंस से भी आता है चीज़ों का, उसको लोग कितना मानते हैं उससे भी आता है ना, पर कई चीजें हैं कि उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की इसके ऊपर भी आता है, गुरु कौन है, उसने 2 किताबें पढ़ के काम कर लिया, यूट्यूब से देख के शुरू कर दिया, है ना, या एक्चुअल में गुरु से सीखा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जितनी भी विद्याएं ली है, वास्तु के अलावा भी जितनी विद्याएं, वो सब गुरु से ली है, सब ऑथेंटिक गुरु से। वो जो भारत की परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। इवन जब मैंने जो पामिस्ट्री है ये मैं बहुत सालों से करता चला आ रहा था, पर जब मेरे को मौका मिला तब करीब मैंने ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी लेके गुरु के चरणों में बैठ के उनसे पामिस्ट्री सीखी। क्योंकि जब तक गुरु आपको नहीं बताएगा, गूगल बाबा आपको बता नहीं बहुत अच्छी नॉलेज है, कोई गुरु मानते हैं आज के टाइम पे, पर गुरु के बिना ज्ञान है नहीं, बिना गुरु के आप कोई चीजें सीख नहीं पाएंगे। नंबर्स का भी रोल प्ले होता है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया,
वास्तुशास्त्र हो गया, न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत बड़ा न्यूमरोलॉजी साइंस अपने है। में अलग साइंस है। तो उसको भी आप लोग देखते हैं? उसको हम लोग, अगर हम केवल, अभी हम लोग मेन बात वास्तु की कर रहे हैं जी। वास्तु में न्यूमरोलॉजी हम कितनी जोड़ते हैं कि जहां पर मान लो कि आपका घर का नंबर है, अब आप वास्तु करा रहे हैं तो हम तो सब चीज देखेंगे ना। बिल्कुल। अब अगर घर का नंबर आपका ऑस्पिशियस नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या चेंज कर सकते हैं? अच्छा, बट ये तो मतलब घर का नंबर और फ्लैट का नंबर तो चेंज नहीं होता ना, गवर्नमेंट उसमें से ऐसे मिलता है। माइनर चेंज कर देते हैं कि नंबर आपका वही रहता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाता है। ओके। यही तो पढ़ाई है। अगर ये सब चीजें हमें यूट्यूब पे मिलने लग जाएंगी तो फिर गुरुओं की तो कीमत नहीं रह जाएगी ना। ये सब बहुत महीन चीजें हैं, है ना। आप जो हमसे जुड़ जाता है तो फिर हर चीज के लिए जुड़ता है। आप व्हीकल लेने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना आपके बस में है, आपको दे दिया एडवाइस कि ये नंबर ले लो। आप कंपनी खोलने जा रहे हैं अपनी, वो कंपनी किस नाम से हो, उसमें क्या स्पेलिंग्स हो। इवन हमारे काफी बड़े बड़े इंडिया के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो सजेस्ट करते हैं आपको, जब आप उनके पास जाते हैं, अपने नाम में ऐसा स्पेलिंग चेंज कर लो, है ना। ऑल दीज वर्क्स, क्योंकि साइंस है वो। आपका क्या नाम क्या हो रहा है, आप प्रोनाउंस कर रहे हैं ना, उसको बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो एनर्जी उसमें निकल रही है। उतना चेंज करने से एनर्जी का फ्लो चेंज हो जाता है, आपके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। आई थिंक बीच में एक दौर आया था जिसमें के का बहुत वो था, लोग नाम के आगे के, डबल के लगा रहे थे बॉलीवुड में और उस तरह से। तो आपने बात की ऑस्पिशियस नंबर और इनऑस्पिशियस नंबर की, तो घर का जो नंबर है जनरली, मतलब वैसे अगर बात की जाए तो कौन से नंबर ऑस्पिशियस होते हैं और कौन से नंबर इनऑस्पिशियस होते हैं? सारे नंबर ऑस्पिशियस हैं। ओके। हमारे भारतीय न्यूमरोलॉजी, भारतीय अंक शास्त्र कह लो, उसमें कोई भी नंबर इनऑस्पिशियस नहीं है। ओके। ठीक है, 1 से लेके 9 तक है, उसमें से कोई भी इनऑस्पिशियस नहीं है। आपका चार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, वो आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, वो देखना होता है। वो देखना, नंबर अपने में कोई भी गलत नहीं है। राइट। एक नंबर है जो आपको सूट कर रहा होगा, हो सकता है मेरे को सूट ना करे, ये है। बाकी नंबर कोई भी इनऑस्पिशियस नहीं है। जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हो, मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि नंबर कोई भी इनऑस्पिशियस नहीं है। आपके पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से कोई चीज कम ज्यादा हो सकती है, दैट्स एक जो हम ट्रेंड देखते हैं आजकल, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, सब में वास्तु कॉर्नर होता है, एस्ट्रो कॉर्नर होता है, तो एक जेनरिक डाल देते हैं कि इस महीने के लोगों का दिन ऐसा होगा, मंथ ऐसा होगा, वीक ऐसा होगा, सेम जगह के भी में दिया जाता है। तो और बहुत लोग उसको पढ़ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे हमने कहा कि फेंग शुई में भी जब आया था तो सबने अपने घर में लाफिंग बुद्धा रखा था, फ्रॉग्स रखे थे, टर्टल्स रखे थे, क्रिस्टल्स रखना शुरू कर दिया था। तो ये कहाँ तक सही है? और आम जनता जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन शास्त्रों के बारे में, वो जब न्यूज़पेपर पे देखती तो उनको लगता है, या टीवी चैनल्स पे भी आजकल तो आते हैं, पूरे गुरु आते हैं, आपने क्वेश्चंस भेज दिया और उसको सब लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, जब एक मान लो न्यूज़पेपर में या चैनल पे कोई चीज आ रही है, वो एक जेनरिक हो गई। राइट। अगर उन्होंने एरिस राशि के लिए कुछ बोला तो एरिस राशि के इंडिया में ही कम से कम 12 करोड़ लोग होंगे, है ना। तो वो चीज 12 करोड़ लोगों के लिए उस दिन के लिए एक कही गई। अब क्योंकि वो उस राशि के लिए, तो उसकी होने की संभावना है, पर केवल वही आपको इफेक्ट नहीं डालती है, आपके अपने कर्म इफेक्ट डालते हैं, आपका एनवायरमेंट इफेक्ट डालता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी बात करें वास्तु की, आप जहां पर रह रहे हैं, जहां पर आपका ऑफिस है, उसका वास्तु, जो आप उस दिन एफर्ट कर रहे हैं, वो आपका आज का कर्म प्रारब्ध है ना, प्लस जो आपका प्रारब्ध था, उस सब का मिला के वो रिजल्ट आएगा। ओके। तो वो जो प्रेडिक्शन दिया जाता है, वो प्रेडिक्शन पर्टिकुलर राशि के लिए है, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। उसको एज ए गाइडलाइंस मान के हम देख सकते हैं कि अगर काय की, जैसे मेरा भी प्रोग्राम डेली आता है रेडियो मिर्ची पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा मंथली आता है नेशनल लेवल पे, तो वो गलत नहीं देता हूं मैं, उतनी ईमानदारी से, उतने ही अच्छे से पूरा देता हूं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। राइट। तो एक उम्मीद के साथ हर कोई देखता है। अगर मेरा किसी बार मेरा जो वीडियो डलना है, लेट डलता है, तो भरमार आ जाती है एकदम मैसेजेस की, सर आ जाए या नहीं, आ जाए या नहीं, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा होता है। बिल्कुल। तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मैं जो मेरे पास दी बेस्ट है वो दूं, उनको क्या करना है
उसको एज ए गाइडलाइन मान लो कि उसमें दिया कि आज आपका मनी लॉस हो सकता है, तो अब क्या करो भाई, ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन ना करो, कोशिश करो कि पैसे का कोई भीड़ में जाओ, अपने वॉलेट संभाल के रखो, ये कर सकते हो। तो एक आपको गाइडलाइंस मिल गई कि इसके होने की संभावना है। ऐसा नहीं कि अब आप उस दिन घर से ही ना निकलो कि मेरा तो कैश लॉस हो जाए, कैश लॉस तो फिर घर में बैठ के दिए। तो एक मोटा मोटा गाइडलाइंस हम लोगों को मिल जाती है, उतना तक फॉलो करना चाहिए, दैट्स उसके आगे। गुड। तो एक तो ये पढ़ने पे समहाउ ये भी लगता है कि हमारे लिए लिखा गया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैंने देखा अगर और मोस्टली अगर मूड के लिए लिखा हुआ होता है तो आपको लगता है कि अच्छा ये ऐसा है या ऐसा हो रहा है हमारे साथ। एक इसमें मुझे और जो डिफरेंस लगता है कि आपने कहा मेष राशि के आप हैं, मैं मेष राशि की हूँ और इंग्लिश के हिसाब से मैं मेष राशि की हूँ, बट अगर मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी देखा तो उसमें हिंदी वाले जो हमारे चार्ट्स होते हैं उसमें धनु राशि दिखा हुआ है कि धनु राशि भी है, लग्न भी धनु है। तो फिर मुझे सैजिटेरियस फॉलो करना चाहिए या मुझे एरीज फॉलो करना चाहिए? एक्चुअल में देखिए, ये भी जो गुरु इस चीज को दे रहा है, एक तो वो नॉर्मली क्लियर करता है, ओके, ठीक है। कुछ सन साइन से होते हैं, कुछ मून साइन से। तो सन साइन मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ से, राइट। अब डेट ऑफ बर्थ तो आपकी सेम रहने वाली है, वो तो चेंज हो गई, तो वो राशि आपकी हमेशा सेम रहेगी, है ना। मून साइन से आप देख रहे हैं कि नाम की राशि के साथ आप देख रहे हैं, तो कोई एक चीज आप फॉलो करके चले, आपकी कंटिन्यूटी उसमें बनी रहेगी। पर कई मैंने एस्ट्रोलॉजर्स को देखा वो कहते हुए कि खासकर टैरो का रीडर्स को कि भाई हम ये बता रहे हैं सन साइन से, पर अगर आपका मून साइन से है तो आप उसको भी फॉलो करो। तो मतलब एक ओपन सा रहता है कि ठीक है। पर जहां तक मेरी अपनी फॉलोइंग बात है कि मैं जो कहता हूँ, मैं स्ट्रिक्टली आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉलो करता हूँ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ फिक्स रह गई, चेंज नहीं हो रही है, उसमें कोई स्पेलिंग का कोई रोल नहीं है। तो वो जब आप पैदा हुए उस समय जो स्टार कॉन्स्टलेशन था वो आपका छप गया चार्ट। हाँ, बट मुझे जो उसमें एक कंफ्यूजन वही दिख रही है कि डेट ऑफ बर्थ तो मेरा फिक्स्ड है, बट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो हिंदी के जो मेरे चार्ट बने हुए हैं उसमें राशि कुछ और है, बट इंग्लिश के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब उसको फॉलो करें तो वो एरीज है, बट राशि में मेष कहीं नहीं आ रहा है। जो हमारा चार्ट बना हुआ है उसमें मेष कहीं नहीं दिख रहा है, बट डेट ऑफ बर्थ एज पर इंग्लिश इज दिस, बट एज पर हिंदी इज दिस। तो वो कैसे, अब जिनको नॉलेज है, जिनको नहीं पता हो तो चलिए सन साइंस ही फॉलो कर रहे हैं, या फिर अपने गुरुजी को आपने अपना हॉरोस्कोप दिखाया और जो गुरुजी बताया आपने वो फॉलो किया, वो कर दिया। तो ये जो कंफ्यूजन है ये क्या है, इसको कैसे डील किया जा सकता है? हिंदी और इंग्लिश तिथियों में तो अंतर रहेगा, तो ये अंतर हमेशा बना रहेगा। ओके, यू हैव टू फॉलो ओनली वन थिंग। कोई भी एक चीज करो, आप दोनों करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, आप किसी भी चीज में स्टेबल हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक के हिसाब से आपको कुछ आ रहा है, दूसरे के हिसाब से कुछ आ रहा है, ये कंफ्यूजन बना रहेगा। आप फॉलो जब एक को करोगे आपको हमेशा गाइडेंस मिलेगी। कोई सा भी एक सिस्टम फॉलो वो आपको परफेक्ट गाइडेंस मिलती रहेगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये जो भी एस्ट्रोलॉजी सब है तो कैलकुलेशन बेस्ड है, राइट। 2 + 2 4 आना है। हाँ, किसी भी सिस्टम से आप करिए, करेक्ट। वास्तु की एक और जो हम देखते हैं कि बहुत लोगों के पास ना मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपका घर चलिए एक है, ऑफिस एक है, बट आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लिया हुआ है, रेंट पे डाला हुआ है, या अलग अलग एक्टिविटीज़ उसमें हो रही हैं। तो जो रेंटेड प्रॉपर्टी होती है उसका भी वास्तु आपको इफ़ेक्ट करता है, या उस रेंटेड प्रॉपर्टी में जो लोग रह रहे हैं वो जिस तरह से आपके स्पेस को ट्रीट करते हैं, क्या वो भी आपको इम्पैक्ट करता है? जो रह रहा होता है इफेक्ट हमेशा उसके ऊपर। ओके, मेरे पास 10 प्रॉपर्टी है, 10 का असर मेरे पास नहीं आने वाला। जो मेरा ऑफिस है उसका आएगा, जो मेरा जहां पर मैं निवास कर रहा हूँ, जहां पे मेरा वास है, वहां पर मेरे लिए वास्तु लग गया। ओके, ठीक है। ऐसे कई लोग पूछते हैं कि साहब हम वास्तु कैसे कराएं, हमारा तो घर किराए का होता है। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन घर किराए का है, जिंदगी तो आपकी अपनी है जी, व्हाई टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस? ओके, है ना। जैसे जब मैंने सीखा उसके बाद भी मेरे करीब 10 ट्रांसफर हुए, तो मैंने हर बार हर घर का वास्तु किया, उसके बाद क्या तरक्की करता चला गया मैं। हाँ, ये भी होता है कि लोग जब किराए के मकान में रहते हैं तो वो वास्तु पे नहीं ध्यान देते हैं। इनको सिर्फ ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि भाई मकान किराए का है, जिंदगी आपकी अपनी है, उसको मैक्सिमम आप क्लेम करिए यूनिवर्स से। यूनिवर्स आपको देने के लिए बैठा हुआ है,
आप रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे, दिक्कत आएगी ना। क्योंकि जहां आप रहने लग गए वहां के नियम तो आपके लिए, एनर्जी तो आपके ऊपर काम करेगी ना। राइट। ईशान कोण का क्या महत्व है वास्तुशास्त्र में? देखिए, ईशान कोण जो है, जैसे नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है, उसके लिए अधिकतर तो आपको सब जगह लिखा मिल जाएगा कि वहां पर मंदिर होना चाहिए। राइट। मंदिर वहां पर क्यों होना चाहिए? मंदिर का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि वहां पर हमें शांति मिलती है। ठीक है, जब हम मंदिर में बैठते हैं तो हमारी सोच बढ़ जाती है। तो एक्चुअल में जो ईशान कोण है वो आपके सोचने की जगह है, जहां पर आप क्लैरिटी ऑफ माइंड आता है। इसलिए उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमारे शास्त्रों में लिख दिया गया है कि साहब ईशान कोण में मंदिर सबसे उचित है। क्यों? क्योंकि आप वहां बैठ के सोचते हो आपको करना क्या है, कैसे करना है। आपको वहां समझो कि ज्ञान चक्षु और खुलते हैं। ठीक है, तो जितना ईशान कोण आपका क्लटर फ्री होगा, जितना साफ सुथरा होगा, जितनी वहां की एनर्जी पॉजिटिव होगी, उतनी आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। आप करके भी देखिएगा, अगर आपको कभी कुछ परेशानी चल रही है, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप अपने घर के ऑफिस के ईशान कोण में जाके बैठ जाइए और सोचने लग जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि वो वहां का जो वास्तु है, वहां की एनर्जी आपकी सोच की दिशा बदल देगी। इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस दी गई है। एक चीज और कही जाती है कि आपके सोने का भी एक तरीका होता है। बेड जो है वो तो है, बट वास्तु के हिसाब से अगर आपने चेंज कर दिया तो आपके हेड का डायरेक्शन किस साइड होना चाहिए, पैर का डायरेक्शन किस साइड होना चाहिए सोते वक्त? इस पे कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि साहब ईस्ट तरफ उधर सिर नहीं करना चाहिए, उधर पाँव नहीं करना चाहिए, है ना। पर क्या है कि अगर आप साइंटिफिकली देखो तो केवल नॉर्थ, उत्तर दिशा, इस तरफ आपका सिर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर नॉर्थ इधर है तो आपका सर और ऐसे आपको नहीं सोना चाहिए। जैसे मान लो कि ये नॉर्थ, ये साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरफ आपका सिर ना हो। ओके, बाकी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी हो जाए, इस तरफ से नॉर्थ पे सर नहीं होना चाहिए। सिंपल साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि यहाँ के जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो आपके जो मस्तिष्क के ऊपर है, वो नेगेटिव असर डालती है। वहां पर केमिकल रिएक्शंस अलग होने लग जाते हैं अगर आप कंटिन्यूसली नॉर्थ की तरफ सिर करके सो रहे हैं। ओके, बाकी आप किसी भी तरफ पाँव करें, किसी भी तरफ सिर करें, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन नॉर्थ की तरफ पाँव करेंगे कोई इशू। ये वास्तु के हिसाब से, बाकी तो अंधविश्वास तो कुछ भी हो। तो वास्तु की अगर हम टिप्स की बात करें कि कुछ चीज़ें आपको एज अ लेमैन आपके दिमाग में होनी चाहिए जब भी आप घर सेटअप कर रहे हैं या ऑफिस सेटअप कर रहे हैं या कुछ चीज़ें आप खरीद रहे हैं, होता है ना कुछ मिथ्स होते हैं कि आप के बेडरूम में भगवान की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, या कुछ लोग ये करते हैं कि घर के चारों जगह भगवान, एक वॉशरूम छोड़ के भगवान की फ़ोटो सब जगह होती है, वो इतने रिलीजियस और स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये मतलब एक लेमैन को जब वो सामान खरीदने जा रहा है खास करके घर ऑफिस के लिए, तो उसको किस तरह की मूर्तियाँ लानी चाहिए या स्टैचूज़ लानी चाहिए या डेकोरेटिव पीसेस लानी चाहिए इन जनरल, या क्या क्या लोग आपके हिसाब से मिस्टेक्स करते हैं जिसके वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? मेरे ख्याल ये क्वेश्चन बहुत लोगों को हेल्प करेगा इसका आंसर। पहली बात तो कभी भी भगवान की मूर्ति को, किसी भी स्टैचू को एज ए डेकोरेशन पीस नहीं लाना चाहिए। ओके, अगर आप उसको ला रहे हैं तो बाकायदा उसको अपने मंदिर में रखिए, स्थापित करिए, पूजा करिए, एज ए डेकोरेशन पीस नहीं लाना। बट ये बहुत होता है बिकॉज आज के टाइम में आप भगवान की मूर्ति गिफ्टिंग भी ऐसे करते हैं। हर के घर में मंदिर है बट आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको एज अ गिफ्ट वो मिल रहा है, फिर आप मंदिर में रख नहीं सकते हैं उसको। दो गिफ्ट बहुत ज्यादा चलते हैं और उन दोनों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आती है। ओके, एक है गणेश जी, ठीक है, जहाँ किसी का गृह प्रवेश हुआ उसके कम से कम 10 गणेश जी आ जाए। बिल्कुल। दूसरा कुछ गिफ्ट करना है बुद्धा जी के, दोनों बहुत ही अच्छे डायटी हमारे, बहुत अच्छे देवता हैं, उनसे हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। राइट। जहाँ पर हम गणेश जी की बात करें, वो हमारे विघ्नहर्ता है, हमारा ज्ञान देते हैं हमें। और उनके साथ साथ एक चीज ये भी है कि अगर आपके घर में एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति होगी, तब आपके जितनी ज्यादा गणेश जी की मूर्ति होगी उतनी आपकी सोचने की शक्ति कम होती चली जाएगी, कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। ओके, ठीक है। एक काम और करते हैं जो लोग घर बनाते हैं, वो क्या करते हैं कि सब घर के ऊपर एकदम एंट्रेंस पे गणेश जी लगा देते हैं। मैं उनके लिए जरूर कहना चाहूंगा, गणेश जी हमारे देवता हैं, वो द्वारपाल नहीं है।
ओके। उनको द्वारपाल की तरह यूज मत करिए। जब उनको द्वारपाल बनाया गया था तब क्या हुआ था, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। ट्रू। ठीक है, तो हमें हर चीज को उस हिसाब से देख, हमारे शास्त्र गलत नहीं है, वो हमें हर चीज की प्रेरणा, हर चीज का ज्ञान देते हैं। हम उसमें मॉडर्न चीजें जोड़ के उसको एकदम खराब कर देते हैं। ऐसे ही बुद्धा की बात करें, बुद्धा शांति के प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक है। वो भी आप अगर उनको नॉर्थ में रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, है ना, तो आपको देखें घर में शांति का प्रवाह ज्यादा होगा। आपको जैसे अभी भी बात हुई थी कि नॉर्थ ईस्ट में बैठ के अगर आपकी कोई समस्या है, वहां पर बैठ के आप सोचेंगे आपको ज्ञान चक्षु खुलेगी। वहां पर बुद्धा की मूर्ति रखी हुई साथ में ज्ञान चक्षु ज्यादा खुलेंगे। पर वही बुद्धा अगर आपने दूसरी जगह पर रख दिए तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, हो सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आई थिंक नॉर्मली लोगों के पास घर में बहुत सारे गणेश जी होते हैं, जब आपको गिफ्ट में मिल जाता है तो एक ये भी होता है कि आप उसको री गिफ्ट नहीं करते हैं कि भाई भगवान मिले हैं इसको कैसे, कुछ लोग कर भी देते हैं बट बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वो रखते जाते हैं, वो स्टैक होता जाता है। एक चीज़ और जो देखने को मिलती है कि आप फोटोज़ चिपका देते हैं, पोस्टर्स चिपका देते हैं और घर के बाहर भी आप लगा देते हैं। एक्स्ट्रा है, घर में जगह नहीं है तो आपने भगवान की मूर्ति और फोटोज़ घर के लॉबी में या गार्डन में या उस तरह के स्पेस पे लगा देते हैं। वो कहाँ तक सही है? नहीं, जैसे अभी पहले ही मैंने बोला कि कभी भी भगवान जी की मूर्ति एज ए डेकोरेशन नहीं यूज एज ए डेकोरेशन पीस आपको यूज नहीं करना। ओके, तो क्या करना चाहिए जब आपके पास सरप्लस में चीजें आ रही हैं? आपके मिलने वाले बहुत, आप उनको दीजिए ना। आप उसको अपने पास, वैसे भी आप कोई चीज पकड़ के रखेंगे तो एनर्जी फ्लो तो रुक जाएगा ना। राइट, एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। हमारा लक्ष्मी जी के लिए भी बोला जाता है ना, लक्ष्मी जी का अगर एक जगह रुक जाएंगी, स्टैग्नेंट हो जाएंगी, स्टैग्नेंट वाटर इज ऑलवेज डर्टी। राइट, कोई भी चीज रुक गई, अगर आपकी सोच रुक गई तब खराब हो गया, आपकी बुद्धि रुक गई तब खराब हो गया। कोई भी चीज रुक जाएगी वो खराब करेगी। आपके पास ऑलरेडी है, आप उसको संभाल के रख के क्या कर लोगे आप? राइट, दे दो। जैसे घड़ियां हैं, घड़ियां हम लोगों को बड़ी गिफ्ट मिलती है ना। कई बार मैंने 10th पास की तो मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट की। अब मैं उसको जिंदगी भर संभाल के रखता हूँ। रखो, कोई बुराई नहीं है, पर वो चलती रहे हमेशा। ओके, हाँ, वो कहते हैं बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ी नहीं, आप बंद घड़ियां आपका समय रोक देंगी, प्रूवन फैक्ट है। तो अगर आपको उन घड़ियों से मोह है, उनमें आपका कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आप रखो, पर चलाते रहो। ओके, है ना। ऐसे ही बंद ताले हैं, कभी बंद ताला मत रखो। हालांकि अब जो फ्लैट सिस्टम आ गया उसमें तो ताले खत्म ही हो गए। हाँ, मोस्टली ताले है ना। पर पुराने घरों में जो अभी भी घर है, इंडिपेंडेंट हाउसेज है, उनके पास ताले होंगे। हाँ, चाबी खो गई, ताला पड़ा हुआ है। चाबी है तब भी ताला बंद करके रखते हैं। रख के रहिए ताला, ताला खोल दीजिए। मतलब कहीं बॉक्स में लगा वो नहीं कह रहा मैं, स्पेयर में रखा हुआ है, ताला खोल के। अच्छा, ताला बंद करके नहीं रखना चाहिए। ताला बंद करके। इसका क्या लॉजिक है? अगेन आपकी किस्मत बंद हो जाती है। अच्छा, आप उसको वहीं पर रख दो। मान लो आपने 4-10 ताले रखे हुए घर में, पहले घरों में होते थे, सबको खोल खोल के रख दो, चाबी साथ में, देखो बंद करके नहीं रखना। ये इतनी छोटी चीजें हैं जिसको अगर हम इतना भी फॉलो करने लग जाएंगे, हमारी कई समस्याएं काफी कम हो जाएंगी। राइट, जैसे हमने गणेश जी का एग्जांपल लिया, हर एक के घर में एक से ज्यादा होंगे। इस प्रोग्राम को सुनने के बाद वो एक एक करके ना देते रहे, किसी को दे दें। ओके, कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए कि उनके सोच में परिवर्तन आने लग जाएगा। जो हमेशा दिमाग परेशान रहता है वो सुधरने लग जाएगा। और जैसे एक गणेश जी घर में हो जाएंगे, उनके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। हिंदू धर्म में नास्तिक लोग भी होते हैं, तो कुछ लोग वैसे होते हैं जो नहीं फॉलो करते हैं रिचुअल्स और नहीं करते हैं। तो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कि आप फॉलो करते हैं तो आप सब चीज़ विधि विधान से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं बिलीव करते हैं तो भी घर में मंदिर होता है, वो पड़ा होता है। और कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो घर में मंदिर रखते ही नहीं है कि भाई हम नहीं फॉलो करते हैं तो हमें रखना ही नहीं है, हमें ये करना ही नहीं है। तो जो ये नहीं करते हैं, क्या ये सही है? घर में पूजा का एक स्थान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और जो लोग रखते हैं और रखने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं रिचुअल्स वगैरह, वो कहाँ तक सही और गलत है? दोनों में चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। ओके, ठीक है। उसमें नियम क्या लगता है कि अगर करना है तो उचित तरीके से करना है। ठीक है। अब अगर कोई नहीं मानता, उसके घर में मंदिर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है। पर अगर जब हमने बात की नॉर्थ ईस्ट की,
नॉर्थ ईस्ट में उनका अगर टॉयलेट है, अब अगर घर में चाहे उन्होंने कितना बड़ा मंदिर बना दिया, कुछ भी पूजा कर ली, पर उसका नेगेटिव इफेक्ट उनको आएगा। अब वो चाहे मंदिर की पूजा, मंदिर में पूजा कर रहे या नहीं कर रहे, वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। ओके। कोई नास्तिक, जैसे आप देखा नास्तिक है, उसके घर में उसने मंदिर नहीं बनाया हुआ और उसके नॉर्थ ईस्ट एकदम साफ सुथरा है, तो ये प्रॉब्लम उसके ऊपर नहीं आएगी। ओके। तो यहाँ पूरा ये साइंस काम करता है, ठीक है, कि जो चीज जहां पर है वहां पर अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट, और अगर आप वहां पर उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वैसा यूज उसका नहीं हो रहा है, तो उसके इल इफेक्ट झेलने पड़ेंगे। अब आप आस्तिक है या नास्तिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, है ना। न्यूटन्स लॉ है, सबके लिए लागू होता है। सिमिलरली वास्तु लॉ सब पे लागू। राइट। एक जो साफ सफाई का महत्व होता है, वो कितना लोगों को फॉलो करना चाहिए? इंडियन स्टेट्स में देखें, इंडिया एज अ कंट्री हम देखें तो यहाँ डस्ट की बहुत प्रॉब्लम होती है, धूल मिट्टी बहुत होती है। वहीं बाहर की कंट्रीज़ में कम होता है, और बाहर की कंट्रीज़ में आई थिंक लोग मंदिर मतलब जो दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं उनका तो है कि भाई चर्च जाते हैं, तो घर में ऐसा कुछ बहुत कम ही होता है कि वो लोग रखते हैं, अदरवाइज रखते नहीं है इस तरह की कोई भी रिलीजियस चीज़ें। और साफ़ सफाई भी उनकी वीकली होती है, क्योंकि सब वर्किंग है, सब बिजी है, डस्ट का उतना प्रॉब्लम नहीं है, तो हफ्ते में एक बार आपने घर वैक्यूम कर दिया, सब चीज़ सही है। बट इंडिया में आप ये नहीं कर सकते, एवरी 2-3 डेज़ आप अगर डस्टिंग नहीं करेंगे तो आपका पूरा घर गंदा हो ही जाता है। तो क्या वो डेली आपकी साफ़ सफाई नियम पूर्वक से मंदिर से लेके हर चीज़ की रोज़ होनी चाहिए, या कभी कभार होनी चाहिए? गंदी हो जाए तो होनी चाहिए? यूजुअली हम अगर पूरा घर हम दिवाली के पहले साफ़ करते हैं, और फिर जब होली ख़त्म होती है, मौसम थोड़ा चेंज होता है, तो यूजुअली जो डीप क्लीनिंग होती है घर की साल में 2 बार होती है, नॉर्मल बाकी फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग उस तरह से चलती जाती है। तो क्लीनिंग का क्या प्रोसेस होना चाहिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें? तो देखिए, क्लीनिंग अगर हम कोई भी चीज, हमें कहाँ बैठना अच्छा लगेगा? साफ सुथरी जगह पर, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी कहाँ आएगी? जहाँ साफ सफाई होगी। तो यहाँ पर हम 2 साफ सफाई की बात करेंगे। एक आपके मस्तिष्क की साफ सफाई, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस, वो अगर साफ सुथरा है तो वहां से तो आपकी पॉजिटिविटी शुरू हो गई। अब हम इन फिजिकल की बात करें तो हमारा एनवायरमेंट होता है। गंदे एनवायरमेंट में जब हम नहीं बैठना चाहते तो ना तो हमारा कोई क्लाइंट आना चाहेगा जिससे हमारी कमाई हो रही है ना, हमारा कस्टमर नहीं आएगा, हमारा अगर हम भारतीय सभ्यता की बात करें, लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। जब हमें साफ जगह पर बैठने की मन करता है, लक्ष्मी जी को भी तो साफ जगह पर बैठने का मन करेगा। वो गंदी जगह क्यों आएंगी? वो वहां जाएंगी जहां साफ सफाई होगी। यही देखिए रीजन है कि जब हमारी दिवाली आती है तो सब जने चाहे जैसे भी हो पूरे घर को साफ कर देता है। उद्देश्य क्या रहता है? लक्ष्मी जी का आगमन होगा, मेरे यहाँ भी आगमन हुए लक्ष्मी जी का, तो जितना साफ सफाई हो सकते करते हैं। तो अगर ये चीज हम राउंड द ईयर करते हैं तो अपने आप प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आएगी। इंटरेस्टिंग। मतलब रोज आपको हर चीज करनी चाहिए प्रोसेस की तरह से। अब रोज का वही है कि जैसे अगर आपके यहाँ डस्ट कम आती है तो डस्टिंग आप वीकली कर सकते हो, पर साफ सफाई पूरी चाहिए, धूल मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए। कलर्स का भी बहुत ज़्यादा महत्व है वास्तुशास्त्र में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कलर्स का क्या रोल प्ले होता है? हाँ, कलर एक्चुअल में हर कलर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। जैसे कि अगर हम अपने शरीर की बात करें, हर कोई जानता है 5 तत्वों से बना है, पंचभूत जिसे कहते हैं। पंचभूत। पूरी सृष्टि जो है हमारी पंचभूत से बनी हुई है। दैट इज वाटर, एयर, फायर, मेटल या स्पेस कह सकते हैं, ठीक है। अर्थ एंड स्पेस, ये 5 चीजें आती हैं। अब ये 5 चीजों से 5 कलर रिप्रेजेंट होते हैं। okay. जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो ब्लू कलर वाटर रिप्रेजेंट करता है ना। इसके बाद अगर आ जाता है एयर, उसको वुड भी बोलते हैं, क्योंकि एयर कहाँ से आती है? वुड से, पेड़ों से आती है, तो ग्रीन कलर उसका हो गया। राइट। देन फायर रेड ऑब्वियस, ठीक है। देन अर्थ येलो, स्पेस वाइट, ठीक। अब ये हर एलिमेंट का एक एक हो गया। हमने शुरू में बात की कि हमारा पूरा बैलेंस होना चाहिए, तो बैलेंस किस रूप में होगा? जहां पर जो हमारी वो एक्टिविटी या ऑब्जेक्ट्स रखे हैं वो, प्लस ये जो कलर्स है, ये जहां पर जो होना चाहिए वो कलर होना चाहिए। लाइक
अगर आपने नॉर्थ एरिया में रेड कलर करा दिया, आपकी अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो उसको वहां पर अगर कोई नुकीली चीज आ गई, नुकीली ट्रायंगल टाइप की, वो रिप्रेजेंट करता है अगेन फायर को, वो भी वहां पर होगा, चाकू होगा, कैंची होगी, वहां पर वो रखा होगा, नुकसान देगा। राइट, आपका फायर एलिमेंट है। अब अगर फायर पे बारिश आ गई, पानी आ गया, तो आग तो बुझ गई ना। आग हमने बात की लिक्विड की, राइट, ठीक है। वहां पर अगर ब्लू आ गया, बुझा दिया उसको, फायर बुझ गई। आपकी सारी की सारी मेहनत इस कलर कॉम्बिनेशन के कारण भी बेकार हो सकती है। एक छोटी सी चीज है। इंटरेस्टिंग। ड्राइंग रूम आपका सही जगह पर आपने बनाया हुआ है, पर जो सोफा रखा है वो उस कलर का नहीं है जो वहां पर होना चाहिए। तो ये चीजें इतनी ज्यादा इफेक्ट डालती है। कलर का बहुत बड़ा यूज है। इसलिए कि अगर आपका घर बन रहा है या रेनोवेट करा रहे हैं, एक बार किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को दिखा दीजिए। नया बन रहा है, आपने आर्किटेक्ट किया हुआ है, आपने इंटीरियर डेकोरेटर को एंगेज किया हुआ है, साथ में वास्तु कंसल्टेंट को कर लो। अब वो जो टीम मिलके करेगी, आपको दी बेस्ट मिलेगा। यूजुअली लोग वास्तु कंसल्टेंट नहीं हायर करते, इनिशियली नहीं करते हैं, मतलब हाँ, इनिशियली नहीं करते हैं, वो जब प्रॉब्लम आती है तब प्रॉब्लम आती है, या फिर घर जब पूरा बन जाता है तो किसी को बुला लेते हैं कि अब एक बार देख लीजिए सब सही है या नहीं है। बट जैसा कि आपने बताया कि एक सोफे का कलर से भी आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट आ सकती है, और ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कारपेट का कलर राइट है ना। आपने क्या आजकल क्या करते हैं कि बच्चों के कमरों में एक वॉल जो है बड़ा डार्क करा दी। हाँ, अरे वहां वो कलर होना ही नहीं है। राइट, बच्चा मेहनत कर रहा है, उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कलर वहां पर दूसरा आ गया। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी होती पर इंपॉर्टेंट बहुत होती है। आदमी कहता है हम तो मेहनत करें, हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, वास्तु खराब है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपने बताई, एंड आई एम श्योर लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, एंड दे विल हायर अ कंसल्टेंट टू गेट द एनालिसिस डन। व्हाट इज़ योर मैसेज टू द यूथ, टू पीपल इन जनरल? मैसेज में तो स्मृति जी यही है कि देखिए, ये एक प्योर साइंस है। ओके, है ना। हम इसको माने या ना माने कोई फर्क नहीं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, हर चीज़ साइंटिफिक है, प्रूवन है। अंधविश्वास नहीं है। 2+2 4 यहाँ पर भी होना है, यूएस में भी होना है, यूके में भी होना है, सब जगह होना है। इट इज लाइक दैट। जब साइंस है तो वैसे ही ये रिजल्ट भी देती है। हमारे मान ना मानने से, नास्तिक आस्तिक होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हम लोगों ने कलर्स की बात की, तो अगर कलर गलत है तो सबके घर में होगा, किसी भी कास्ट क्रीड रिलीजन का बंदा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। तो उसमें यही है कि दो स्थिति है। अगर आप ऑलरेडी सब चीजें आपके पास है, प्रॉब्लम चल रही है, वास्तु कंसल्टेंट, अच्छे किसी वास्तु कंसल्टेंट को दिखा दीजिए। और अगर आप कोई अपना नया प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, कोई नया घर बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई लैंड आप एक्वायर कर रहे हैं किसी भी पर्पज से, आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, छोटा सा, उसका तो पीनट भी नहीं होता ये। आप उसको एक बार सलाह ले लीजिए, तो क्या होगा कि जो संभावित प्रॉब्लम्स हैं वो टल जाएंगी, नहीं आएंगी, उसका सोल्यूशन पहले ही निकल आएगा। अब आप यूनिवर्स से वो क्लेम कर सकते हो जिसका आप पे हक बनता है। इंटरेस्टिंग। आपने कहा कि ये किसी भी धर्म के लिए एप्लीकेबल है, राइट, बट क्योंकि वास्तु शास्त्र बोलते हैं और हिंदी का वर्ड है, हाँ, तो आई थिंक नॉर्मली हिंदूज या जो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं उनको इनकी समझ है या यूज़ करते हैं, बट बाकी लोग नहीं करते हैं। तो वो भी एक मिथ क्लियर कर दीजिए कि कैसे दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। बाहर की हमने बात की कि फेंग शुई के नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोग भी करते हैं, तो इंडिया में तो हर धर्म के लोग रह रहे हैं, बट नॉट एवरीवन इज़ यूजिंग वास्तुशास्त्र। जैसे अभी मैंने बात की साइंस की, प्योर साइंस है, न्यूटन्स लॉ है तो सब पे लागू होगा, ऐसे ही वास्तु लॉ है तो सब पे लागू होगा। इस लॉ से कोई मतलब नहीं है कि आप किस कास्ट क्रीड रिलीजन के हो, आप इसको मानते हो या नहीं मानते हो, ये काम करेगा। और ये अब किसी कास्ट से रिलेट नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं अपना एक्सपीरियंस। मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट बहुत हैं, और यूएई बेस्ड क्लाइंट बहुत ज़्यादा है, जो कि पूरी मोहम्मदन डोमिनेटेड कंट्री है। वहाँ पर मेरे क्लाइंट्स बहुत हैं, और मेरी सब चीज़ वो फॉलो करते हैं, मेरी एस्ट्रोलॉजी भी फॉलो करते हैं, जो कि हमारा प्योर भारत का ही है।
एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, वो सब फॉलो करते हैं। रेकी हीलिंग मेरे से लेते हैं। तो वो सोच में परिवर्तन आ गया है लोगों के। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच का है, पर लागू इस सब पे होता है, हम माने चाहे ना माने। ऐसे कोई एक दो केसेस होंगे जो आप बताना चाहेंगे कि आपके इंटरवेंशन से, वास्तु के इंटरवेंशन से उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया, कोई प्रॉब्लम थी जो रिजॉल्व हो गई? बताना चाहेंगे, पर मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। हाँ, नाम की जरूरत क्योंकि हमारे इस पूरे सिस्टम में जो भी उसकी प्रॉब्लम है बहुत कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है। एक यहीं पर ही हमारे डॉक्टर साहब हैं लखनऊ में, अच्छे बड़ी उनकी क्लिनिक चलती है। तो जब वो मेरे संपर्क में आए तो पहले तो हर कोई जज करता है, जज किया। जब उनको थोड़ा विश्वास जम गया तो उन्होंने अपना शेयर किया कि साहब वो इतने सालों से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर उनका स्टाफ रुकता नहीं है। ओके, एट्रिशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है ना। जबकि वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा पे करते हैं स्टाफ को, रुकता नहीं। तो वो एक दिक्कत बनी हुई है। प्लस जितनी ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी नहीं आती। तो उनका पूरा जो हॉस्पिटल था उसका मैंने वास्तु किया, और कुछ ही दिनों बाद, क्योंकि मैं फॉलोअप लेता हूँ, मिनिमम 2 विजिट उसके बाद मैं करता हूँ। जब उनसे फॉलोअप लिया तो उन्होंने बताया कि साहब अब जो स्टाफ छोड़ के जा रहे थे वो छोड़ के जाना बंद हो गया है, और इवन जो 6-7 साल पहले छोड़ के गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। okay. तो ये अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप उस डॉक्टर का सोचिए कि जिन्होंने इतने टाइम किसी को सिखाया, पढ़ाया, सब कर वो छोड़ के चले जाए। एक दूसरा हमारे वास्तु में जो हम लोग करते हैं, इसमें एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कई घरों को उजाला दे सकती है। होता है कि मैरिज के कई साल हो जाते हैं, घर में बेबी नहीं आ पाता, सब मेडिकल टेस्ट हो जाते हैं पर सहायता नहीं मिल पाती। हमारे वास्तु में उसका भी उपाय है। अच्छा। तो ऐसे ही एक ने मेरे से संपर्क किया, उनकी भी 3 साल शादी के हो गए थे, एंड दे आर ट्राइड देयर बेस्ट। जो मेडिकल हेल्प लेनी थी वो भी ले ली। तो उनको कहा कि ठीक है, उनका घर पे वास्तु किया, क्योंकि अब वो घर पे रह रहे हैं, तो लेडी भी है, घर पे रह रहे हैं, घर पे वास्तु किया। इवन उस समय तो मैं बाहर से भी उनको गाइड कर रहा था, वीडियो कॉल पे भी बताता था मैं, और वो जहाँ जहाँ जो चीज़ें रखवानी थी वो रखवाई। और पूरा वास्तु होने के 3 महीने बाद वो लेडी कंसीव कर गई, और टोटल 1 साल बाद उनके यहाँ बेबी आ गया। बहुत बढ़िया। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि जिस लेडी के घर में या जिस कपल के पास उनका नई जनरेशन नहीं आ पाती, और जो चाहते हैं, तो जब उनके घर में ऐसी खुशहाली आ जाएगी तो आप उनकी खुशी का अंदाज़ा लगाइए। बाकी तो इतने ज़्यादा हैं। जैसे एक और यहाँ की मैं अगर बात करूँ, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के। उनके घर में उनके फादर की डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर हो गई थी, उनकी मदर की डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर हो गई थी। उनको भी काफ़ी टाइम से बहुत क्रोनिक डिजीज चल रही थी, और उनकी वाइफ बहुत डरी सहमी सी रहती थी कि उनको कभी भी कुछ हो जाएगा। समहाउ उन्होंने मेरे से अप्रोच किया किसी के माध्यम से, तो उनको ये भी बता दिया था घर बदल दो ये। ओके। तो हमारे में घर बदलना कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत बार होता है कि आप इस घर को बेच दीजिए, तो फिर हमारा कोई यूज ही नहीं है ना, खरीद लीजिए, फिर तो हमारा यूज ही नहीं है। तो खैर उन्होंने विश्वास के साथ बुलाया, किया, और जब पूरा वास्तु हो गया, तो जैसे मैंने बताया मैं फॉलोअप जरूर लेता हूँ। फिर जब उनके 1.5 महीने बाद फॉलोअप पे मैं गया, तो मैंने कहा कुछ भी माइनस या प्लस हुआ हो इस बीच में मेरे को बताओ। और आपको भी बता के बड़ी खुशी हो रही है जो उन्होंने शेयर किया कि वो 10 साल बाद घूमने गए थे। वो लखनऊ से बाहर कभी गए नहीं, डर था कि बाहर का खाएंगे कुछ हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब कुछ नहीं होने वाला, 10 साल बाद गए। तो जब दूसरों के घरों में खुशियां आती है ना, बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। मैं आपसे इतने क्वेश्चंस कर सकती हूँ कि आई थिंक अनलिमिटेड ये सेशन चलेगा। बट एक क्वेश्चन और जो मेरे जहन में आ रहा है, क्योंकि आपने कहा लोग काम करते हैं, तो एक तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की ऑफिस है, लेकिन कभी आप मोस्टली जो लोग होते हैं वो सैलरीड होते हैं, दूसरों के ऑफिस में काम करते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट आता है कि उस ऑफिस का जो वास्तु है, जो कि आपका खुद का नहीं है, आप वहाँ पे एम्प्लॉई हैं या आप ऐसे काम कर रहे हैं, तो उसका भी आपके ऊपर इफेक्ट आता है या आपका उसके ऊपर इफेक्ट आता है, उसको कैसे डील करते हैं? नहीं, अगर आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉयर आपका जो हो गया, उस असर तो उसके ऊपर आएगा ना। ही इज ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग और द प्रॉपर्टी वट एवर, ठीक है। आप अपना क्या कर सकते हो, जो आपका अगर कैबिन है उसको आप वास्तु कंप्लाइंट कर सकते हो। अच्छा। पूरी बिल्डिंग में क्या है, उसका असर तो कंपनी के ऊपर आएगा।
अब कंपनी अगर नेगेटिव जा रही है तब आपके ऊपर आएगा, वो बात अलग है। अदरवाइज डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं है, डायरेक्ट आपके ऊपर आपके कैबिन का, जो आपका वर्क स्पेस है, जो वो आपका कैसा वर्क स्टेशन है, वर्क स्पेस है, उस पे आएगा। बाकी जो आप जहाँ रह रहे हैं घर, उसका असर उसका ज़्यादा असर रहता है ना। तो इसलिए मैंने पहले भी जैसे सजेशन दी कि किराए का मकान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक रह रहे हो यार 6 महीने रहना, वास्तु करा के रह लो ना, क्या दिक्कत है। पर लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पैसा देना पसंद करते हैं। ये छोटी सी फीस नहीं देना चाहते, उनको लगता है कि गलत है। हाँ, वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर नहीं होता, जब बेटर देन क्योर वहाँ जाना ही क्यों, अगर उससे बच सकते पहले ही बच सकते हैं जी। थैंक यू रवि जी, यू केम, इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई। आई एम श्योर आवर व्यूअर्स को इससे फ़ायदा मिलेगा। पीपल विल अंडरस्टैंड द साइंस एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग अ प्रॉब्लम दे विल यूज दिस साइंस टू not get into that problem. So thank you so much for coming. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को आपने मौका दिया, और इस बहाने मेरे सभी जितने भी ये श्रोता देख रहे होंगे, दर्शक देख रहे होंगे, उनको ये नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, इनवाइट करने की बजाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।